अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर। इससे पहले हम यूनिट 8 केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज के, वो हमारे क्या होंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे, हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद कि आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि मेटल का जो टर्म है ये केटाइन के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है, या नॉन मेटल का जो टर्म है ये एनाइन के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है। मतलब ज़्यादातर कहा जाता है कि मेटल जो होती है केटाइन की फॉर्मेशन करते हैं और नॉन मेटल जो होती है एनाइन की फॉर्मेशन करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक की डेफिनेशन हम देखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर क्या है। कहते हैं किसी भी एलिमेंट की वो सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन कर लेता है, तो उस एलिमेंट की इस सलाहियत को हम, इस टेंडेंसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर का नाम देते हैं। और आपको पता है कि पॉजिटिव आइंस को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिसको हम केटाइन कहते हैं। अब कोई भी सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों करेगा, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। रीज़न क्या है, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करते हैं। आपको याद होगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जैसे आप लोगों के लिए, एक स्टूडेंट के लिए एक अपनी लाइफ में ना एक आइडियल होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक इंजीनियर बनना है। तो हर एक बंदे की लाइफ में ना एक आइडियल होता है कि मुझे इस तरह का बनना है। तो बिल्कुल एलिमेंट्स के लिए ना भी एक कुछ आइडियल्स हैं, और वो आइडियल्स के नोबल गैसेस हैं। एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि नोबल गैसेस की तरह उसके आखिरी शेल क्या हो, कंप्लीट हो जाएं। तो ये एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर ये लूज़ करेंगे तो पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव आइन की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप सो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम जो है ये अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे ना, तो इसका ना एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं। अगर इसके आखिरी शेल में देखेंगे ना, तो इसके आखिरी शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करेगा, इसको इसको आखिरी शेल कंप्लीट करने के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इनका। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देता नहीं है, तो ये क्या करता है, ये कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, किसी को दे देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और 11 इसके पास क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन बच जाएंगे। अब यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें 10 इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप नोबल गैसेस में देखेंगे ना, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यस वो क्या है, वो नियॉन है। देखो इसने अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर लिया ना, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर ली, ठीक है। तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए अपना आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिमूव कर देता है और पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन कर देता है। इस एलिमेंट की सलाहियत को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर का नाम देते हैं। सिमिलरली आप कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम के आखिरी शेल के अंदर ये आप टोटल इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 20 इसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अब ये क्या करता है, अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल से रिमूव कर लेगा। जब ये 2 आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेगा तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी होगी, आर्गॉन की होगी। आर्गॉन के पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेगा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और 20 इसके पास क्या बन जाएंगे, प्रोटॉन बन जाएंगे। देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर लिए हैं। अब देखो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसने अटेन कर ली और एक पॉजिटिव आइन की फॉर्मेशन कर ली जिसको हम केटाइन का नाम देते हैं। सिमिलरली आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम जो अगर इसका एटॉमिक नंबर आप देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, और ये क्या कर लेते हैं, इसके आखिरी शेल के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 13 इसके पास टोटल इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 इसके पास प्रोटॉन है। आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करते हैं, उसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसको देता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेगा और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसको हम कहते हैं नियॉन के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर लेगा। इसके पास यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और 13 इसके पास क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन बन जाएंगे। देखें 10 और 3 13, देखिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसने अटेन कर ली है, तो देखिए इसने केटाइन की फॉर्मेशन कर ली। अब आगे कहते हैं कि एलिमेंट हैविंग लोअर आयोनाइजेशन एनर्जीज हैव हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक इन देयर बिहेवियर। कहते हैं कि वो एलिमेंट्स के जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है कम होती है, तो उनके अंदर ये सलाहियत ज़्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके केटाइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर उनके बिहेवियर में मौजूद होता है। कहते हैं द एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
लो वैल्यूज़ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज आर मेटल्स। अब ये देखा गया है कि वो एलिमेंट्स के जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कम होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो मेटल होते हैं। ये देखिए हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया था। कहते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम, यानी किसी भी गैसियस एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो आप रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से वो एटम या वो एलिमेंट पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हमने आयोनाइजेशन का नाम दिया था। इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया था। हमने ये कहा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ग्रुप्स के अंदर, अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे एटम का जो साइज़ होगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एटम का साइज़ बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है और आखिरी शेल के बीच में फासला बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और अपने आखिरी शेल से उनके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उस एटम के लिए आसान हो जाएगा। अब हमने कहा था कि अगर हम अलोंग द पीरियड देखते हैं, तो फिर अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखते हैं, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होती है वो इंक्रीज़ होती हैं, मतलब वो बढ़ती है। रीज़न क्या हमने देखा था, उसके लिए रीज़न हमने ये देखा था कि जो एटम होते हैं, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इन एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और शेल्स के अंदर, आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिनकी वजह से न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो ये हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। अब आगे हमने ये कहा कि वो सब्सटेंसेस की जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है, वो ज़्यादातर मेटल होते हैं। आप लोगों को यहाँ पे देखें, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब ये वाला जो साइड है ना, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ये वाला जो साइड है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे। अब आगे कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं वेयर इज़ द एलिमेंट हैविंग हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज आर नॉन मेटल, और वो मेटल्स जो, वो एलिमेंट्स जो क्या होते हैं, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स ही क्या है, लेफ्ट टू राइट आते हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, तो ये क्या किस चीज़ की तरह बिहेव करते हैं, नॉन मेटल की तरह। अब आगे कहते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं अपने आखिरी शेल से आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उन नेगेटिव चार्जेस को फिर हम क्या नाम देते हैं, एनाइन का नाम देते हैं। और हम ये एटम्स होते हैं अपने आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनको अपना आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट करना है, और अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ्लोरीन की बात करते हैं, और फ्लोरीन जो है इसके एटॉमिक नंबर अगर हम देखें 9, इसका मतलब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है और 9 इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स है। इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए, मतलब नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अटेन कर लेगा, जिसकी वजह से इनके न्यूक्लियस के अंदर जो 10 प्रोटॉन है और शेल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो नियॉन की है। इस तरह आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है उसके शेल्स के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन्स है। इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि आर्गॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अटेन कर सके। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से शेल्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 17 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो ये जो शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है ना, वो आर्गॉन के होते हैं, और ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अटेन कर लेता है। इस तरह आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं अपने शेल के अंदर, और यहाँ पे इसके पास 8 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, वो नियॉन की है, ठीक है। तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। तो देखो अपने आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर लेते हैं। अगर देते हैं तो वो केटाइन की फॉर्मेशन करते हैं, और अगर लेते हैं तो फिर वो एनाइन की फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली जो मेटल होते हैं वो केटाइन की फॉर्मेशन करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं ये एनाइन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर जो होते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द ग्रुप्स, इनकी क्या ट्रेंड्स होते हैं, कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर जो होती है अलोंग द अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होते, कम होता है। दूसरी तरफ कहते हैं जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड और थर्ड पीरियड यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको समझते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये देखें, ये सेम सारी चीज़ें यहाँ से आपको बताई हुई हैं। अगर सेकंड ग्रुप में आप देखते हैं ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये देखें इस तरह से अगर आप लेफ्ट राइट आप जाएंगे ना, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की वजह से जो मेटालिक कैरेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिक्रीज होता है।
कैसे डिक्रीज़ होता है? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये मेटल है, देखिए मेटलॉइड है और ये नॉन मेटल है। मेटल कंप्लीटली ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इसकी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटलॉइड जो होते हैं, अच्छा दूसरे साइड पे नॉन मेटल, जो खसूसियात इसके अंदर है वो खसूसियात यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। इसके अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ना ये मेलिएबल डक्टाइल होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़। अब दरमियान में मेटलॉइड आ जाते हैं, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ये मेटल की शो करता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ ये नॉन मेटल की शो करता है। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड पीरियड देखिए, यहाँ पे आपको बोरॉन दिया हुआ है। इस तरह अगर आप थर्ड पीरियड में देखते हैं ना, तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फॉस्फोर देखिए आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ये मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है और फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन जो ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है, आपको बताया गया है, यही चीज़ आपको एक्सप्लेन की हुई कि बोरॉन मेटलॉइड है, इससे पहले जो है वो मेटल्स है, बोरॉन के बाद क्या है, वो नॉन मेटल्स है। थर्ड पीरियड में भी आप लोग को बताया गया कि सिलिकॉन जो मेटलॉइड है, सिलिकॉन से पहले जो ये मेटल्स है और सिलिकॉन के बाद जो वो नॉन मेटल्स है, ठीक है। अब अगर हम अलोंग द ग्रुप बात करें, ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप के अंदर जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो उसमें क्या चीज़ें होंगी आपको देखने को मिल सकती हैं। अलोंग द ग्रुप अगर आप देखें तो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि अगर आप ग्रुप 4 और ग्रुप 5 में आपको दिया हुआ है, कहते जो टॉप पे आप देखते हैं ना तो ये नॉन मेटल्स है, फिर दरमियान में मेटलॉइड और आखिर में आते हैं तो मेटल्स बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड और उसके बाद फिर मेटल्स। देखें टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड है। टिन और लेड जो है ये मेटल्स हैं। इस तरह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी जो ये मेटलॉइड है और बिस्मथ जो ये मेटल है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज़ आपके बन सकते हैं। अब नेक्स्ट आपसे कहते हैं कंडक्टेंस क्या है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है। कहते हैं जो मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन सिवाय एक एक्सेप्शन के, एक्सेप्शनल गैस है जो कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किस चीज़ से बने, कार्बन से, और कार्बन क्या है, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो ऐसा एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे आप ये पेंसिल के निब में देखते हैं ना, तो जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं, तो ये किस चीज़ से बना है, ये ग्रेफाइट से बना हुआ है। तो ये जो ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है। अब कहते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर एलिमेंट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट इज कंडक्टेड। अब देखो कोई भी सब्सटेंस जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट इसके लिए कंडक्ट किया जाता है। ये चीज़ हमें बताती है कि कोई भी सब्सटेंस जो ये मेटल है या नॉन मेटल है। जैसे कि इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है कि जो एलिमेंट होता है उसको डिसॉल्व किया जाता है किसी एसिड के अंदर, किसी तेज़ाब के अंदर इन एलिमेंट्स को डाला जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है। फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या की जाती है, पास की जाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास होगी ना, तो ये जो सब्सटेंस है ना ये अपने आइंस में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव आइन होंगे वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और यही चीज़ बताती हैं कि जो सब्सटेंस है ये इनके अंदर कंडक्टेंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक है, HCl है, जिंक क्लोराइड और H2। अब मुझे बताना है कि भाई जो जिंक है ये मेटल है या नहीं है। तो आपने क्या कहा कि इस मेटल को एसिड के अंदर डिसॉल्व कर दिया, एसिड के अंदर जब डिसॉल्व कर लिया तो ये सब्सटेंसेस आपके पास बन गए। फिर जब आपने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ऑपोजिट आइंस जो है वो उसके अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। देखिए आइंस जो है आपके पास बन जाते हैं, तो इसके अंदर ये जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं ये किसकी तरफ जाती हैं, ये कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। जो नेगेटिव आइंस होती है किसकी तरफ जाती हैं, ये एनोड की तरफ मूव करती हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने यही चीज़ डिस्कस की थी। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, ठीक है। अगर जो आइंस है वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, ये मेटालिक है, ठीक है। अब ये जिंक जो है ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब ये क्या है, मेटेलिक है। सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी आई होप। सो हमने क्या कहा कि किसी भी सब्सटेंस की वो सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आइन की फॉर्मेशन कर लेते, तो इसकी सलाहियत को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का नाम देते हैं। हमने कहा था कि मेटल के साथ मेटल के साथ केटाइन की फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएटेड है, और नॉन मेटल के साथ यहाँ पे एनाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो एसोसिएटेड है। क्यों, ये रीज़न मैंने आपको बता दिया। मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं क्रॉस द पीरियड अगर हम देखते हैं तो वो डिक्रीज़ होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। अगर हम टॉप टू बॉटम जो है ग्रुप के अंदर देखते हैं तो उसमें जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं वो इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप सो समझ आ चुकी होंगी। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं।